आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेसन में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं। हमने आपको एक रिएक्शन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, इसको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। और आज के सेशन में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट किसी भी एक रिएक्शन में क्या होता है इसको देखेंगे। और साथ में जो हमारा एक खास फीचर है, जी हाँ, हमने अपने वीडियोस में एक खास फीचर ऐड करके रखा है कि हर चैप्टर के अंत में, ये जो हर सेशन है मेरा, उसके लास्ट में जो भी हमने पढ़ाया होगा, जैसे हम आज लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पढ़ा रहे हैं, इस पर आधारित एक बेहतरीन सवाल आपको हम देंगे और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा जहां पर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने टॉपिक पर, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। बच्चों, इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट द रिएक्शन बी N2 प्लस 3H2 गिविंग यू 2NH3। तो ये हमने एक हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन लिखा जहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं। और जरा यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पर ध्यान दें, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, अमोनिया का 2 है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। और मोलर लेवल पर अगर आप बोलना चाहें तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन। तो जो भी ये रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन ये हमेशा होगा 1:3:2 के रेशियो में। तो देखिए, ये रिएक्शन की अपनी एक टेंडेंसी है, ये इसका अपना एक हिसाब है कि ये हमेशा 1:3:2 को फॉलो करेगा। लेकिन ये हिसाब आपने स्टार्टिंग में लेके रखा है ऐसा जरूरी तो नहीं, आप कुछ और ले सकते हैं। आप क्या लेते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन रिएक्शन अपनी ही मर्जी से चलेगा, वो हमेशा 1:3:2 के ही हिसाब को मानेगा। तो इसको एक उदाहरण से जो हमने बोला, इसको आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट के रूप में अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं और आपने नाइट्रोजन का मान लीजिए 1 मोल ले लिया। ये तो आपके ऊपर है, आप 2 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। आपने 1 मोल लिया। और हाइड्रोजन का आपने बच्चों 4 मोल ले लिया। भाई आपकी इच्छा थी, आपसे ज्यादा चला गया उसमें, आपने 4 मोल उसमें ऐड कर दिया। तो ये आपने अपनी इच्छा से 1 मोल नाइट्रोजन लिया, 4 मोल हाइड्रोजन लिया। तो इसको बच्चों को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेकन। दिस इज टेकन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लाइक यू। तो ये आपने लिया है। लेकिन अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा। हमने आपको बताया जब नाइट्रोजन का 1 मोल खर्च होगा तो हाइड्रोजन का मात्र 3 मोल ही खर्च होगा। वो 2 या 4 नहीं होगा, वो 3 ही होगा। तो आपने जब 1 लिया था, तो ये अगर पूरा जाता है तो इस 4 में से आपको 3 ही मोल खर्च होगा और 1 मोल बच जाएगा। तो 1 मोल क्या हुआ, ये बच गया और नाइट्रोजन पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया, एग्जॉस्टेड। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, ये रिएक्शन कब तक चलेगा। तो यहां पर हम पहले कुछ बातें आपको बताते हैं, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। कोई भी रिएक्शन कब तक चलता है, जब तक उसके रिएक्टेंट्स जिंदा रहते हैं। जब तक नाइट्रोजन हाइड्रोजन हैं, दोनों मौजूद हैं, तब तक रिएक्शन होगा और अमोनिया बनेगा। द मोमेंट एनी और बोथ of the reactants gets exhausted, the reaction will stop. अगर मान लीजिए नाइट्रोजन खत्म हो जाए तो अकेला हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं दे सकता, हाइड्रोजन खत्म हो जाए तो अकेला नाइट्रोजन नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब कोई भी एक पहले अगर खत्म हो जाता है तो रिएक्शन उसी समय रुक जाएगा, क्योंकि बिना दोनों की मौजूदगी के रिएक्शन आगे बढ़ नहीं सकता। तो इस रिएक्शन में भी यही हुआ। अमोनिया कब तक बनेगा, जब तक दोनों मौजूद हैं। तो जैसे ही नाइट्रोजन का 1 मोल खत्म हुआ
although the hydrogen was remaining, but the reaction will not proceed because both the reagents were equally important. तो अमोनिया का फॉर्मेशन तभी रुक जाएगा the moment नाइट्रोजन गेट्स एग्जॉस्टेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी जो इस रिएक्शन की पैदावार है वो किसी ने लिमिट कर दी, रोक दी, एक लिमिट लगा दी, और वो व्यक्ति है जो पहले खत्म हो जाता है, और इस उदाहरण में वो है नाइट्रोजन। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन को बच्चों बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी इसने इस रिएक्शन की जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसको लिमिट लगा दी, उस पर एक रोक लगा दी, क्योंकि वो खत्म हो गया और इसके चलते रिएक्शन चलना बंद हो गया, प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। और जो बच जाता है, जैसे हमारे उदाहरण में हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि ये फिलहाल बना है, ये फिलहाल बचा हुआ है। तो यहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर एम्फेसाइज किया कि लिमिटिंग रिएजेंट जब तक जिंदा था तब तक रिएक्शन चलता गया, और जैसे ही खत्म हुआ रिएक्शन चलना बंद हो गया, प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड होगा कि रिएक्शन कब तक चला, रिएक्शन कब तक चलेगा ये डिसाइड होगा लिमिटिंग रिएजेंट कब तक जिंदा था। तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये लेके जानी है कि जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। ये जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कितना बन रहा है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को LR से डिनोट करेंगे और एक्सेस रिएजेंट को ER से डिनोट करेंगे। सो इन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, if the product is asked, you will be deciding the moles of the product form on the basis of the limiting reagent, not the excess, because not all the excess reagent has been consumed. पूरा एक्सेस वाला तो कंज्यूम ही नहीं हुआ है, तो आप 4 मोल के आधार पर अमोनिया नहीं निकाल सकते। तो हमेशा अमोनिया कितना बना, प्रोडक्ट कितना बना, वो तय करने वाला कौन व्यक्ति होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना था, और ये हमने आपको एक उदाहरण के आधार पर बताया। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं और वहां पर कुछ अब मैथमेटिकली प्रयास करते हैं कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को पहचाना जाए, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके, सिंपल। तो चलिए एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखा, फॉर एन एग्जांपल 3A प्लस 5B गिविंग यू 2C प्लस 3D। लेट दिस बी अ रिएक्शन, ओके। और आपने A और B के कुछ मोल्स ले लिए। मान लीजिए हमने A का मोल ले लिया फॉर एन एग्जांपल 5, और B का हमने मोल ले लिया फॉर एन एग्जांपल 6। हमने ले लिया। अब आपको यहां तय करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट को तय करने के लिए। जब भी आपको पहली चीज तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले केसेस आते कब है क्वेश्चंस में, जब आप समझ ले दोनों का मोल दे दे, सारे रिएक्टेंट्स का मोल दे दे, तो 99.9% चांस होगा कि वहां पर एक खत्म हो जाना है और एक बचा रहेगा, अगर ये पूरी तरीके से इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऐसे केस में आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए, यहां 5 है तो इसके मोल को आप इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। यही काम आप यहां करो, इसके मोल को इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। आपने कर दिया। यहां आप देखोगे ये सम 1.66 के लगभग आएगा। यहां पर आप देखोगे ये आएगा 1.2। तो यहां पर आपने देखा कि ये 1.66 की वैल्यू बड़ी है, 1.2 की वैल्यू छोटी है। तो इस प्रकार के डिवीजन से जहां पर आपको वैल्यू छोटी मिलती है, जो स्मॉलर वैल्यू होती है, जो स्मॉलर या स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, आप उसको डिक्लेयर करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, लार्जर वैल्यू होगी, इसको आप डिक्लेयर करेंगे एक्सेस रिएजेंट। यानी इस रिएक्शन को अगर पूरी तरीके से आगे बढ़ना है तो आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बाधा है, इस रिएक्शन को रोकने की सबसे बड़ी वजह होगी बी, क्योंकि वो सबसे पहले खत्म हो जाए।
और ए बचा रह जाएगा। तो रिएक्शन कब तक चलना है? जब तक दोनों मौजूद है। द मोमेंट बी गेट्स एग्जॉस्टेड, इट लूजेस, इट इज लॉस्ट, रिएक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्ट बनना यानी सी बनना और डी बनना भी रुक जाएगा। तो सी कितना बन रहा है, डी कितना बन रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जैसे ही वो खत्म हुआ रिएक्शन चलना बंद हुआ, प्रोडक्ट बनना बंद हुआ। तो यहां पर द मोल्स ऑफ सी एंड डी, द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, द मोल्स ऑफ सी एंड डी will be the function of, will be depending on the moles of limiting reagent. And the moles of limiting reagent, what is limiting reagent? It is our B. तो इस केस में C और D कितना बन रहा है ये हम B के मोल्स के आधार पर तय करेंगे, A के मोल्स के आधार पर नहीं, क्योंकि वो क्या है? एक्सेस रिएजेंट। अब स्टूडेंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, कैसे हम C और D को यहां कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सरल तरीका है, आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब आप ये मान चुके हैं, ये आपने निकाल लिया है कि B लिमिटिंग रिएजेंट है और A एक्सेस रिएजेंट है। तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, C कितना बन रहा है, D कितना बन रहा है, ये आप B के आधार पर निकालेंगे, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर B का 5 है तो C का 2 है, यूनिटरी मेथड लगाएं। तो अगर B का 1 होगा तो C का कितना होगा? 2/5। लेकिन B का आपने 6 लेके रखा है तो C का कितना होगा यूनिटरी मेथड से? 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो देखिए C के मोल आपने निकाल लिए 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसी प्रकार आप D भी निकाल सकते हैं। अगर B 5 है तो D 3 है, तो अगर B 1 होगा तो D होगा 3/5। लेकिन B कितना है? 6 है, तो D कितना होगा? 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये देखिए आपने C के भी मोल निकाल लिए और D के भी मोल निकाल लिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए आपने क्या किया? जो भी रिएक्टेंट्स थे, आपके पास A था, आपके पास B था, इनके जो भी मोल्स दिए हैं इनकी रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री से आप डिवाइड कर दो। इसका 5 मोल दिया था, A का स्टोइकियोमेट्री 3 थी, तो आपने 5/3 किया, ये आ गया 1.66। B का मोल था 6, स्टोइकियोमेट्री थी 5, तो आपने 6/5 कर दिया, ये आ गया 1.2। इस डिवीजन में जो छोटा होगा, जैसा कि 1.2, ये सबसे पहले खत्म हो जाएगा और यही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और इसी के आधार पे प्रोडक्ट कितना बनेगा ये आपको तय करना है, और हमने यहां निकाल के बताया। और इस थ्योरी के आधार पर आज का हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे आप देख सकते हैं, हमने एक रिएक्शन दे के रखा है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो आपका होमवर्क है आपको करना है, और इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली अपलोड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है, 40 ग्राम FeS2 को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने पर फाइनली जो आपको गैसियस मिक्सचर मिल रहा है उसका 24 लीटर्स बनता है STP पर। तो आपको बताना है कि आपने रिएक्टेंट्स को बिगिनिंग में फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग किस मोलर रेशियो में लिया था। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही स्किलफुली आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको IQ का यूज करना पड़ेगा। आई होप आप इसको सक्सेसफुली कर लेंगे, और इसका वीडियो, इसका सोल्यूशन वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।